तो आज लेते हैं हम स्वर संधि और व्यंजन संधि, यानी कि हमारी जो हल संधि और अच संधि थी उनके पूरा होने के बाद आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विसर्ग संधि। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? तो यस बोलो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है विसर्ग संधि होती क्या है ना? विसर्ग संधि होती क्या है? जो विसर्ग या विसर्ग के स्थान पर कुछ भी आने वाला शब्द है उनसे लेना देना करे वो विसर्ग संधि है। फिर दूसरा शब्द ये है आता है कि भाई हमने जो वर्ण अक्षर वगैरह सब कुछ पढ़े थे उसमें विसर्ग नहीं आ रहा है, तो फिर विसर्ग आता किससे है? ठीक है, तो विसर्ग का प्रादुर्भाव करने वाला यानी विसर्ग को लाने वाला सबसे पहला सूत्र आता है, वो आता है खर वसाने और विसर्जन। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि खर और अवसान, अवसान क्या होता है इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। संज्ञा प्रकरण के अंदर विरामोवसाने इस सूत्र से अवसान संज्ञा होती है। जहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है या जहाँ शब्दों को हम विराम लेते हैं इसे हम अवसान संज्ञा करते हैं। ठीक है, और इस अवसान संज्ञा का इस सूत्र में उपयोग हो रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि खर, जो खर प्रत्याहार है हमारा ख फ छ ठ ट च ट प क फ य, ये वाला इसके अंदर और ऐसे करके पूरा खर प्रत्याहार बनता है। तो उसमें आते हैं वर्गों के, मतलब वर्ग यानी क च त त प, इन पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर और श स और श, ये तीन छकार। तो इन सब शब्दों का टोटल जो 13 है इनका समूह है वह है खर प्रत्याहार। ठीक है, अभी खर और अवसान होने पर, परे होने पर, यहाँ अगर ये दोनों पीछे आ रहे हैं या तो सेंटेंस खत्म हो रहा है या फिर खर प्रत्याहार में से किसी भी वर्ण से शुरू होने वाला कोई अक्षर या इस तरह का कुछ है पीछे की, तो परे यानी शुरुआत में, तो पद अंत, पद के अंत में जो रेफ आ रहा है, ये क्या कहा है? पद के अंत का, है ना? पद के अंत में आने वाला रेफ है उसको विसर्ग आदेश होता है। पदांत, पद क्या होगा? सुप्तिमंतम से पद संज्ञा होगी, जो जिसमें भी सुप और तिंग प्रत्यय लगेंगे वही पद होगा, और उसी पद के अंत में अगर रेफ हो तो उसको विसर्ग आदेश होता है। अभी रेफ क्या है? हम इसको रेफ के नाम से जानते हैं, जहां पर भी रेफ लिखा आए वहां इसे लेना है। इस र को हम रेफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेफ को विसर्ग होता है। अब इस रेफ को विसर्ग कैसे होता है? मान लो हमने राम शब्द बनाए हैं, बिना इसके प्रत्यय लगे ये नहीं होगा, तो इस सूत्र में से सिर्फ क्या बचता है? अब ये पद संज्ञा हो गई। अब इस स को र कैसे होता है? खर होने परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। हाँ, इसको सा होता है और इस सा को रेफ आदेश होता है, तो ये बनता है राम र, और फिर इस र को इस सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाता है, तो ये बन जाता है राम। ये इस प्रकार का सूत्र है। यहाँ जो सूत्र बचता है वो हमने नहीं पढ़ा है, इसके अलावा हम सारे पढ़ चुके हैं। तो ये है, ये क्या कहता है कि अगर पदांत रेफ है और उसके पीछे खर या अवसान हो तो उसको विसर्ग आदेश हो जाएगा। ये विसर्ग को लाने का काम कर रहा है। फिर अभी विसर्ग संधि का काम शुरू नहीं हुआ है, ये तो विसर्ग लाने का काम हुआ है। विसर्ग कहाँ आता है ये बात बताने के लिए विसर्ग संधि का पहला सूत्र पड़ता है हमारा विसर्जनीय से स। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर खर परे हो
तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होगा। ठीक है, यानी विसर्ग आया है और इसके पीछे खर प्रत्याहार में से कुछ भी हो तो इस विसर्ग को हो जाएगा। अभी कैसे? सूक्ष्म चलः खर प्रत्याहार में आता है। अब इस खर प्रत्याहार में आने वाला शब्द च की वजह से जो ये विसर्ग है इसको क्या हुआ? स। तो ये क्या बनेगा? सूक्ष्म चला। फिर हमने जो पहला सूत्र पढ़ा था हल करने का, वो क्या था? वो सूत्र कहता था तो चुनाशु, यानी कि च वर्ग या तालव्य श परे होने पर स वर्ग और दंत स की स वर्ग और तालव्य श में चेंज हो जाएंगे, तो इस स को ये शकार हो जाएगा और ये बनेगा सूक्ष्म चल। ये वाला नहीं समझ आए तो ऐसे भी लिख सकते हो, सूक्ष्म चल। ठीक है, सूक्ष्म और चल वायु के रूप से वाक्य गुण है ये दोनों, और वाक्य गुणों में ही ये वर्ड आता है, नहीं से सिद्धि हुई इसकी। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वृक्षः तथैव। ठीक है, यहाँ ये वाली नहीं होगी तो सीधा सीधा बनेगा वृक्ष तथैव। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा पहला सूत्र था विसर्ग संधि का, जहाँ विसर्ग को स हो रहा था कब? खर प्रत्याहार पर होने। ठीक है, खर यानी वर्णों के प्रथम द्वितीय अक्षर या स स स। ठीक है, दूसरा है जो इसी को रोक रहा है, वो क्या कह रहा है? ये इसी के आगे काम करता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर शर परे हो, शर में क्या आएगा? श स और श, इन तीनों को हम शर बोलते हैं। तो शर परे हो अगर किसके पीछे? विसर्ग के पीछे, तो विसर्ग का जो सकार है वो विकल्प से होगा, करना है या नहीं करना है मर्जी आप, विकल्प वाली बात आ गई फिर से। तो वृक्ष सीता का क्या होगा? तो हम इसको वृक्ष, हम इसको ये भी लिखते हैं और हम इसको ये भी लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से मारुतः संप्रशाम्यति, इसके भी दो रूप बनेंगे, मारुतः संप्रशाम्यति भी लिखेंगे और मारुतः संप्रशाम्यति भी लिखेंगे। तीसरा आएगा विकाराः साध्य सम्मता, इसको हम विकाराः साध्य सम्मता भी लिख सकते हैं और विकाराः साध्य सम्मता ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरा सूत्र। अब ये दो तो समझ आ गया ना कि ये पहला क्या कर रहा है और दूसरा इसको कैसे रोक रहा है। कोई तो बोलो, आवाज भी तो नहीं आती। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ एक काम करना रह गया था,
अब ये सूत्र पूरा हुआ। हाँ, तो ये सूत्र क्या कह रहा है? और क्लियर नहीं है, 2 सूत्र पढ़ाने के बाद बोलते हैं। 1 मिनट। ठीक करते हैं इसको। क्या आप मेरी वॉइस क्लियर है? सुमित? यस मैम, आप क्लियर है मैम। ओके, तो ये 2 सूत्र वापस कराऊं? यस मैम, एक बार करा दो। मुझे लगा कि मेरे फोन में तो नहीं आ रही है शायद। हाँ, हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार बोल देना चाहिए, किसी एक पर्सन को भी या नहीं आ रही हो ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ एक ही चीज होती है, वो बोलता नहीं है। चैट बॉक्स में बोल दिया करो, नहीं तो माइक ऑन करके बोल दिया करो, ये कब का ही ठीक हो जाता। फिर से बता देती हूँ एक बार। विसर्ग संधि में विसर्ग कैसे आता है, सबसे पहले ये बताती हूँ, ये संधि का सूत्र नहीं है, ये बता रहा है कि विसर्ग कहाँ आता है। तो खर और अवसान अगर परे हो पद के, किसके? पद के अंत में अगर र हो, रेफ हम किसको बोलते हैं? इस र को, इस र का नाम रेफ है। कहीं पर भी रेफ लिखा आए तो उसका मतलब सिर्फ ये र है। एक मिनट, थोड़ा क्लियर नहीं है। इसे हम रेफ कहते हैं। तो ये रेफ अगर पद के अंत में है और उसके पीछे खर और अवसान आता है तो उसको विसर्ग आदेश हो जाएगा, यानी ये विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि राम के पीछे अगर ये र आए तो क्या ये कन्वर्ट होकर र हो जाता है, और फिर उसको राम ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये विसर्ग का एक तरीके से कैसे आता है, ये पदों के पीछे। यूजुअली ये पदों के पीछे ही मिलता है, पद के अंत में ही लगता है, और ये ऐसे लगता है। ये हुई ये इसकी बात। अब विसर्ग को क्या क्या होगा इस मामले में, जो ये संधियां हैं वो हम अब पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहली है विसर्जनीयस्य स, यानी कि खर अगर परे हो, यानी कि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार, यानी कि वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर और स, श और स, यानी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स, ये तीनों और वो सब आए तो उनको विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। सकार माने ये स। ठीक है, तो सूक्ष्म का जो विसर्ग था उसको हमने सकार कर दिया, तो ये हो गया सूक्ष्मश्च। अब सूक्ष्मश्चल तो है नहीं, क्यों? स्तोष चुनश चु अब यहाँ लागू हो जाएगा और ये बन जाएगा सूक्ष्मश्चलः। ठीक है, ये बन गया सूक्ष्मश्चलः। उसी तरह से रुक्षः तथैव, ये हो जाएगा रुक्षस्तथैव। किससे? इसी विसर्जनीय से स, यानी विसर्ग को सकार हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद में इसका परिवर्जन सूत्र आ रहा है, भाई कहाँ कहाँ इसको लिमिटेशन लगनी है सूत्र को, तो उसमें आ रहा है व शरीर, यानी कि एक मिनट, ये व नहीं, ये वा है। ये वा शरीर है सूत्र, वा शरीर। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि विकल्प, वहां जहां पर भी आया वहां विकल्प हुआ है। अब तक में जितने भी सूत्र में वहां लिखा हुआ है ना, वहां विकल्प हुआ है। तो ये सूत्र कह रहा है विकल्प से, कब? जब शर पीछे हो। शर प्रत्याहार में क्या आएगा भाई? हमारा जो खर प्रत्याहार था उसमें जो आखिरी लाइन है वो है शर प्रत्याहार, श, स, श, र। ठीक है, तो उसके अंदर तीनों सकार आ रहे हैं, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य। तो ये तीनों सकार अगर विसर्ग के पीछे है तो विकल्प से सकार होगा, यानी आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। इसको रुक्षा शीतल लिखोगे तब भी सही है, और रुक्षा शीतल लिखोगे तभी सही है। ठीक है, ये था इसका परिवर्जन, एक तरीके से इसका लिमिटेशन लगाने वाला सूत्र। तो ये हो गई ये 2 सूत्र जो शकार में परिवर्तन कर रहे थे। अब अगला सूत्र लेते हैं। हमने पढ़े थे 2 वर्ण, जब वर्ण पढ़े थे तब हमने 2 चीजें पढ़ी थी,
उपदमानीय और जीवामूलीय, ये क्या थे ये अब हम देखते हैं। इसकी संज्ञा है उपदमानीय, नहीं इसकी संज्ञा है जीवामूलीय और इसको बोलते हैं उपदमानीय। क्या कहता है ये सूत्र, क वर्ग और प वर्ग अगर विसर्ग के बाद में है, ठीक है, जैसे कि यहाँ प वर्ग का है इस विसर्ग के बाद में और इस विसर्ग के बाद में ये क वर्ग का है, ठीक है, तो उनको क्रमशः विसर्ग को क्रमशः क्रमशः यानी अगर क वर्ग पीछे है तो जीवामूलीय और प वर्ग पीछे है तो उपदमानीय, ये आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे विशदः ये हो जाएगा उपदमानीय जीवामूलीय खरः, वैसे के वैसे औषधेय पूर्वम, और इस औषधेय के पीछे का जो विसर्ग है इसे उपदमानीय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ परिवर्तन क्या आ रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है, यूजुअली इनको ये नहीं लिखे जाते, यही लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें विसर्गी बना के छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें लिखना टाइपिंग वगैरह में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए यही लिखे जाता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है इनके पीछे होने का कि इनका जो उच्चारण स्थान है ना इस विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है अकुहित विसर्जनीय नाम, यानी कि ये सिर्फ कंठ्य है, लेकिन उपदमानीय और जीवामूलीय ये दोनों दो जगह से होते हैं, है ना, तो ये फर्क पड़ेगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर बोलने के अंदर, सिर्फ उच्चारण में ही फर्क आ रहा है। वैसे कि वैसे मातु पितुर्वा इस विसर्ग को भी उपदमानीय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हुई कुप्पो कुप्पो ख हो छ, इसको इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, ये था, बताओ मैम एक बार और इसको ठीक है बताती हूँ। ये सूत्र है कुप्पो का पोचा, यानी कि ये पहले वाला जो है इस निशान को हम बोलते हैं जीवामूलीय और इस निशान को हम बोलते हैं उपदमानीय। ठीक है, अब इन दोनों का सेम है मैम, ये निशान सेम है, लेकिन क वर्ग के किसी की भी चीज में पहले आएगा तो ये जीवामूलीय कहलाएगा और अगर प वर्ग के पहले आएगा तो उपदमानीय कहलाएगा। और इसी हिसाब से इनके उच्चारण स्थान भी होते हैं, क्योंकि वही है कि पीछे पा बोल रहे हैं हम तो प वाला सेम टू सेम उच्चारण स्थान इसका बैठेगा, और ये इसके पीछे क बोल रहे हैं तो क का सेम टू सेम उच्चारण स्थान इसका बैठेगा, तो विसर्ग और इसका उच्चारण स्थान मिलकर वो जो बनता है वो उच्चारण स्थान आएगा। जैसे हमने बोला था उपदमानीय और जीवामूलीय का उच्चारण स्थान निकाला था हमने इनके साथ में, और दो तो ये क्या था वो उनके साथ में, तो इसका रीजन यही था कि इनको इसे इसका ना अपने इतना यूज नहीं है, एक बार ये पता होना चाहिए इनको कहते क्या है, ये जीवामूलीय है, ये उपदमानीय है, जिसमें प आ रहा है वो पर वर्ग से रिलेटेड है, बस ये ध्यान रखना। और इसको जीवामूल्य क्यों कहते हैं, क्योंकि क की तरह ये भी कंठ से निकल रहा है, इसलिए ये जीवामूल्य हो गया। इस हिसाब से ये याद रखना, ये उपदमानीय है, ये जीवामूल्य है, और इस तरह से होता है, इतना याद रखना काफी है, ना तो ये सूत्र याद रखना ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए उपदमानीय क्या होते हैं, जीवामूल्य क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये पता होना चाहिए। तो ये उपदमानीय है, ये जीवामूल्य है, कैसे बन रहे हैं, विशदः खरा आया, पीछे ख है, इस वजह से इस विसर्ग को जीवामूल्य हो जाएगा। औषधेय पूर्व पीछे प आया है विसर्ग के, इस वजह से इस विसर्ग को उपदमानीय हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ओके ओके, अभी नेक्स्ट सूत्र लेते हैं, ससजुषो रूम, ये रू आदेश करने वाले सूत्र आ गए। ठीक है, ऐसे ये उत्त कर रहा है, अभी पहले हम रू आदेश देखते हैं ससजुषो रू का। ये क्या कहता है सूत्र कि अगर पदांत सकार है या सजुष का शकार है तो उसको रू आदेश होगा।
पद के अंत में शकार और सजुष के शकार को रू आदेश होता है। ठीक है, और यही एक इस चीज को करता है। राम के पीछे जो ये स है उसे र में बदलने वाला ये स सजुषो रू ही है। स सजुषो रू। ये रू आदेश जो है इसका हम पोस्टमार्टम करें तो ये रहता है, एक तो र और दूसरा अनुनासिक उ। नहीं, ये वाला उ नहीं है, यही है, छोटा छोटा उ है ये। जब भी रू ऐसे लिखा हो, एक चीज में अक्सर कई लोग गलती करते हैं, ये बड़ा रू है और ये छोटा रू है। लिखने में हमेशा ध्यान रखना, रूप इत्यादि में ये रू आता है और बाकी छोटे छोटे यहाँ उसमें छोटा रू आता है। तो रू आदेश हुआ, तो इसमें से क्या बचा, इत होने के बाद में र। ठीक है, तो विपरीत गुणैः के विसर्ग का र हो जाएगा। इसको यहाँ लिख के बताऊं तो विपरीत गुणैः द्रव्ये, और जब भी आधा र हो तो हमेशा ऊपर चढ़ता है, पर चढ़ता है तो ये क्या बन जाएगा, विपरीत गुणैः द्रव्ये। पढ़ा है ये इसको किसी श्लोक में, ये किसी श्लोक से उठाए हुए ही वो है एग्जाम्पल्स। तो ये हो जाएगा विपरीत गुणैः द्रव्ये, क्योंकि इस विसर्ग को रकार हो गया। रकार कैसे हुआ, रू आदेश होने से। वैसे कि वैसे यहाँ होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सिद्धि युक्त सिद्धि युक्त। ठीक है, तो ये जो सूत्र था स सजुषो रू, ये ऐसे काम कर रहा था। ये करता है सकार और पदांत सकार और सजुष के शकार को रू आदेश करता है। फिर आते हैं हम अग्र सूत्र। सकार मतलब मैं क्या कहना चाह रहा है, सकार सकार यानी ये स, और ये सा कहाँ है मैंने, हाँ विपरीत गुणों में कहीं सा कैसे, विपरीत पदांत सकार जो ये हो गया, और सजुष का शकार यानी ये सिर्फ सजुष के लिए ये शकार ले गया, अदरवाइज ये सकार है। विपरीत गुणई, इसमें विपरीत गुणई में पीछे विसर्ग था। ठीक है, विसर्ग को विसर्जनीय से स, इससे ये सकार हुआ। ठीक है, अब ये पद है तभी इसमें पीछे विसर्ग है, इस सकार को उसके बाद में रू आदेश हुआ। इस रू में से इत होके सिर्फ र बचा, और फिर ये र यहाँ लगाया, तो उसको बाद में ऊपर चढ़ा के हमने लिख दिया विपरीत गुणैः द्रव्ये। अब समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अतोरोरप्लुतादप्लुते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है। ये क्या करता है, अप्लुत अत के परे रू है और उसके बाद में फिर से अप्लुत अत है। ठीक है, अप्लुत अत है, उसके बाद में रू है और फिर अप्लुत अत है, तो इस रू को उत आदेश होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये अप्लुत अत है और ये भी अप्लुत अत है, ये भी अ है और ये भी अ है, और इसके बीच में ये विसर्ग है। इस विसर्ग को विसर्जनीय से विसर्ग, अब ये जो विसर्ग है ये विसर्ग कैसे आया, इस स के कारण आया। ठीक है, तो इस स के कारण इसको बाद में रू आदेश हुआ।
अब इस रू को इस सूत्र से उत आदेश हुआ। अब त इत होने की वजह से चला जाएगा, पीछे सिर्फ उ बचेगा। ठीक है, तो चल, फिर उ, फिर अच। अब अ के बाद में उ आने पर क्या होता है? गुण आदेश होता है। इसे गुण आदेश हो जाएगा, और इसका गुण आदेश क्या होगा? इसका गुण आदेश होगा ओ। तो यहाँ क्या होगा? चलो। अभी चलो ओ के बाद में अगर अ आए तो उसको क्या आदेश होगा? उसको होगा पूर्व रूप आदेश होगा। तो ये हो जाएगा चलो। इसका ये बनेगा, कितने सूत्र लगे? यहाँ लगा इनका पतांता दति, यहाँ लगा आद गुणा, यहाँ लगा अतोरप्ते, यहाँ लगा सदृशो रूप, यहाँ लगा खरवसानी और विसर्जनीय। इस तरह से कितने सूत्र लगने के बाद ये एक शब्द बना है चलो। लेकिन जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हमें सीधा चलह और अथ लिखना है। ठीक है, और इसकी संधि करेंगे तो हमें सीधा ये लिखना है। बाकी का सारा सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे हुआ, वरना हमने तो ये सुना था कि भाई सिर्फ रू हो उसको उतादेश हो रहा है, और यहाँ पे तो विसर्ग आ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि विसर्गों को क्या क्या हो सकता है। ठीक है, विसर्ग किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, क्या क्या पीछे आने पर। पीछे अगर अ आए तो उसको ओ भी हो सकता है। फिर है संयुक्त अग्निर्गुणैर्नच, इसको संयुक्तोग्निगुणैर्नच हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग को सबसे पहले स हुआ, स से उसको रू हुआ, रू से उसको उ हुआ, उ से ये हो जाएगा गुण होके संयुक्तो, और फिर संयुक्तों के बाद अग्नि का अ है, इस वजह से इसको पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप होने की वजह से हो जाएगा संयुक्तोग्नि गुणैर्नच। अभी यहाँ पर कौन सी संधि है बता सकता है? सिंपल, ये रू आदेश वाली सदृश गुणैः और न, गुणैर्न। ठीक है, हर जगह विसर्ग संधि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मिल जाएंगे श्लोकों के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वहां हम अगर विसर्ग संधि जानते हैं तो हम मूल शब्द निकाल सकते हैं कि क्या पद था, और वो पद से हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है, अभी हम कल लेंगे, अगर आज विसर्ग पूरी हो गई तो हम कल ही ले रहे हैं सुश्रुत का चतुर्थ, सुश्रुत शरीर का चतुर्थ अध्याय, और उसके अंदर जितनी संधियां हैं वो सब करेंगे, और उसको भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम समास वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, इससे क्या है कि एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आधे चैप्टर में ही लगा कि हाँ ऐसा है, सही से आ रहा है सब, तो आधा चैप्टर करके छोड़ देंगे, फिर समास के बाद आके पूरा करेंगे। सबको रटना पढ़ना जरूरी नहीं है। अभी हमारे 4 सूत्र बाकी है। टाइम, सबको रटना जरूरी नहीं है। मैम हाँ बोलो। मैम आप टाइप करते हो मैम ये नोट्स सारे? हाँ हाँ, मैंने खुद टाइप किया। तो मैम सिंपलीफाई में लिख दिया मैम, मतलब इजी में लिख दिया करिएगा मैम, ऐसे मतलब इसके बाद ये आए तो ये हो जाएगा। मैम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं परे होने पर, पूर्व होने पर। अच्छा यूं, ओके, ये इसलिए लिखती हूँ ताकि मैं अर्थ बता देती हूँ आपको, बता देती हूँ। अभी ये लिखने की वजह से पता चल रहा है कि इस तरह की लैंग्वेज को कैसे समझा जा सकता है। लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन, कई बार कुछ एक बुक होती है जहाँ ऐसे हिंदी लिखी रहती है। ये मैंने वो लैंग्वेज लिखी है जो मेरी लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलती है। हाँ, अगर डिफरेंट लैंग्वेज की चाहिए ठीक है, आपसे ध्यान रखूंगी।
पर अभी इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखने लगूंगी ना तो वर्ड नहीं मिलेंगे। वर्ड क्यों नहीं मिलेंगे? हर्ष परे होने पर। ये इतने से मैं लिखने में आ गया कि अगर हर्ष बाद में है तो इसको मैं बोलने में समझा सकती हूँ, यहाँ लिख के कि भाई हर्ष प्रत्याहार की कोई चीज यहाँ आ गई, यहाँ हर्ष आ गया बाद में, और उससे पहले अगर रू है ना, और उससे पहले है, तो इस रू को ओ हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको समझाना आसान हो जाता है, लेकिन कुछ दूसरी लैंग्वेज में इसको लिखना हो ना तो भारी पड़ता है। हाँ, मैं पक्का इंपॉर्टेंट बता दूंगी, सबको नहीं रटना पड़ेगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया तुम लोग को कि मैं बता दूंगी कि कौन कौन से सूत्र ऐसे हैं जिनको इस तरह से तैयार करना है, कौन कौन से सूत्र ऐसे हैं जिनको उस तरह से तैयार करना है, ये सब कुछ बता दूंगी। एक बार इस संधि को समझ लो, याद क्या करना है ये बाद में बता देंगे, ठीक है। पूरी संधि को एक बार समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे हम पढ़ने की दो मुख्य कारण मैंने बताए थे, जब मैंने कारण बताए थे फर्स्ट स्टार्टिंग में डेमो क्लासेस में कि हमें संस्कृत क्यों पढ़नी होती है, तो उसके दो कारण है। पहला, हमें संस्कृत का पेपर पास करना है, पेपर पास करने के लिए इंपॉर्टेंट बता दूंगी। दूसरा, हमें बीएमएस पढ़नी है, बीएमएस पढ़ने के लिए हमें उसके चरक, सुश्रुत, वाग्भट इन बुक्स को पढ़ना है, और इन बुक्स को पढ़ने के लिए हमें ये संधियां पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम उन शब्दों का पता लगा पाए जो हम आगे पढ़ रहे हैं। वरना हम श्लोक को पढ़ तो लेते हैं लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता, खास तौर से श्लोक। क्यों? क्योंकि गद्य के अंदर संधियां इतनी नहीं होती। यहाँ जो जो संधियां विकल्प लिखी हुई है ना, अगर पद्य है तो वहां जरूर की हुई है, गद्य में नहीं होती है। फिर भी गद्य में एक की भी हिंदी करने की बोल दो तो आज की तारीख में नहीं होती, मतलब फर्स्ट ईयर की किसी स्टूडेंट से इजीली नहीं हो पाती है। तो उसका रीजन है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम अर्थ नहीं कर पाते, तो हम उन सब चीजों का अर्थ करना कैसे करना है वो सीखेंगे व्याकरण के द्वारा। और फिर हम पढ़ेंगे अनुवाद, इससे इसमें और इससे इसमें, यानी हिंदी से एक संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में, तो हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम हमारे ये चरक, सुश्रुत, वाग्भट वगैरह पढ़ेंगे ना तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं लगेगा हम फॉरेन लैंग्वेज लेके बैठे हैं साथ में। समझ रहे हो? हमने नर्सरी से इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन फिर भी इंग्लिश की किताब अगर हम मॉडर्न वाली उठा के बैठते हैं तो एक बार डिक्शनरी साथ में लेनी पड़ती है। संस्कृत के साथ इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ लोगे तो उसके बाद, क्योंकि डिक्शनरी अवेलेबल नहीं होती है संस्कृत की इतनी अच्छी कि आपको सारे शब्दों के जो संधि किया हुआ सबसे बड़ा शब्द है उसके एज इट इज हिंदी बता दे, ऐसी नहीं होती है। वो टुकड़े आपको खुद ही करने पड़ेंगे, और वो टुकड़े करने के लिए आपको संधि आनी चाहिए। ये वाली व्याकरण सीखने के बाद इन संहिताओं को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। इस वजह से हमें ये पढ़नी है, और कोई रीजन नहीं है। इसलिए समझना इसलिए जरूरी है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम पेपर अच्छे से करें और पेपर पास कर लें। तो हमारा लक्ष्य है ये दो चीज करना, और ये दोनों चीज मैं अच्छी तरह से करवा दूंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा हशिच, जो इस सूत्र के आगे ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इसके आगे का है। ये बोल रहा है कि अगर हर्ष परे हो, च आ जाए ना अगर सूत्र में, इसका मतलब है ये इसके पहले वाले के आगे का है। और मैं ये कह रहा है कि अगर यहाँ क्या कह रहा था कि अथ के बाद में रू है और उसके बाद में फिर से अथ है, ठीक है। कैसा अथ? अप्लुत अथ, यानी जो प्लुत नहीं है, जिसकी प्लुत संज्ञा नहीं हुई है, यानी किसी को बुला नहीं रहा है कोई। क्या था? प्लुत प्रगृह्य, तो प्लुत नहीं है ये। प्लुत की संज्ञा हमने पढ़ी थी, किसी को दूर से बुलाए, दूरा धूते च, यानी दूर से बुलाए वही प्लुत होता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ जब तक दूर से नहीं बुला रहे तब तक उस अच को ये चीज होगी, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया। अब बढ़ते हैं कि भाई पहले वाला है अप्लुतच, ठीक है, वो वैसा का वैसा है अप्लुतच। उसके बाद में आ रहा है रू, उसके बाद में अगर हर्ष हो तो फिर से वही उतादेश होगा, ठीक है। ये उस सिचुएशन के आगे बढ़ रहा है। वो बोल रहा है कि अगर अत रू अत ये वाली सिचुएशन नहीं है, उसके बजाय अत रू के बाद में हर्ष आ रहा है। हर्ष प्रत्याहार में क्या आते हैं?
ह य वरट ल ण ज ब ग ड द श। ठीक है, यानी कि ह य र ल व और वर्ग के तृतीय अक्षर ज ब ग ड द। ठीक है, तो हर्ष में सिर्फ इतने नहीं आते, और भी आने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ और भी हैं। पहले ये लेते हैं, वृक्ष पूर्व, वृक्ष पूर्व, फिर है विसर्ग, उसके बाद में हित आया है। क्या हो गया, वृक्ष पूर्व, उसके बाद में विसर्ग है, फिर हित आया है। अब ये क्या आ रहा है, हर्ष का ह आ रहा है। इस हर्ष के ह की वजह से इस विसर्ग का जो स है उसको रू हुआ, उस रू को फिर उत आदेश हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, वृक्ष पूर्व, ये शब्द है हमारा पद। इसके पीछे विसर्ग था जिसको उ हो गया, उसके बाद में हित है, तो ये क्या बनेगा, वृक्ष पूर्वो हितः। ठीक है, वैसे के वैसे ये बनेगा, प्रायो मंदम, ये होगा जीवनो ब्रह्मणो दृश्य, ये बनेगा शारीरो दोष संग्रह। ये तो जरूर किसी रिसेंटली किसी श्लोक में पढ़ा होगा, शारीरो दोष संग्रह, श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे। और ये बनेगा स्निग्धो वृक्ष। ठीक है, इस प्रकार से ये संधि इस तरह से होगी। अभी मैं इसको स्टॉप शेयर कर रही हूँ, फिर मैं वापस करती हूँ, तब सब लोग कनेक्ट हो जाना, इसका टाइम खत्म हो रहा है।